घर में भी खुशी भाई बढ़िया है। 7 तारीख को ज्वाइनिंग है और जाएंगे, घर के खुश हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस था 25 नंबर का। मतलब साइंस पे बहुत फोकस करना पड़ा। बीएससी कर रखी, साइंस से ही बीएससी कर। मैथ जो है अपना कैलकुलेशन हाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं लूसेंट की किताब जीके की पढ़ी। एनटीपीसी का प्री भी इन्हें निकाला है बड़ी। लूसेंट लूसेंट ही रट रहे थे, पढ़े थे भूल जाते, फिर पढ़े थे फिर भूल जाते बस। और जो टॉपिक लूसेंट में नहीं थे, जो मतलब अब जीके के मेरा डेट आ गई थी पेपर की, तो मैं तो फिर मॉक टेस्ट ही देने लगा। 70 गया तो फिर 70, 80, 85 तक पहुंचा, तो लग रहा था कि ये तो क्लियर हो ही जाएगा। मार्किंग कट के 68 के नंबर लगभग बैठे थे और नॉर्मलाइजेशन हो गए, ये नंबर मेरे 76 हो गए थे। तो जब मैं बीएड में था सेकंड ईयर में, जब भी मुझे सी टेट, यूपी टेट सब क्लियर हो गए थे। पीटीशन का एग्जाम जो है वो लगभग 2 साल तो लग ही जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सौरभ टाल्क में। और आज हम बात करेंगे अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की और एग्जाम को क्लियर किया। और हमारे साथ है आज सुमित जी, जिन्होंने ग्रुप डी को क्वालिफाई किया और दिल्ली जोन से थे और जल्द ही इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और आज इनसे बात करेंगे कैसा इनका अनुभव था और कैसा वो एग्जाम था और एग्जाम को इन्हें कैसे कवर किया और क्या इन्हें बुक पढ़ी, क्या स्टडी मैटर था उनका। तो सुमित जी, पहले तो आप बताइए कि एग्जाम देकर कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा भाई। तो अब आप पे रेलवे का टैग लगने वाला है, तो घर में कैसी खुशी है, कि खुशी का माहौल है? घर में भी खुशी भाई बढ़िया है। 7 तारीख को ज्वाइनिंग है और जाएंगे, घर के खुश हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया है सब। जी हाँ, ग्रुप डी के जो एग्जाम इन्होंने क्लियर किया, तो इन्होंने कैसे तैयारी की और क्या उसका सिलेबस था, थोड़ा पहले तो आप सिलेबस पे डिस्कस करते हैं कि ग्रुप डी का सिलेबस आपको कैसा लगा और क्या क्या था उसमें। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला एग्जाम होगा कभी ग्रुप डी का, तो उसका सिलेबस क्या था, आप अपने शब्दों में बताएं। ग्रुप डी का सिलेबस था भाई, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस था 25 नंबर का। मतलब साइंस का अलग वो दे रखा था ना, 25 मार्क्स का साइंस होगा। तो उसमें मेन जो फोकस था वो साइंस पे ही था, क्योंकि अब के टाइम में जो मैथ, रीजनिंग, जीके सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी एग्जाम में आती है मैथ, रीजनिंग, जीके। तो साइंस पे बहुत फोकस करना पड़ा, तो इसी वजह से आगे नंबर बने। जी, तो आपने साइंस की तैयारी कहाँ से की? एक सोर्स अगर आपसे पूछे कि आपने बुक्स पढ़ी या ऑनलाइन सहारा लिया या कुछ जो भी आपने किया वो बताइए। भाई साइंस का बेस जो बनाया था वो 9th 10th की बुक ने बनाया था। एनसीईआरटी की 9th 10th की बुक पढ़ के, और फिर जो अपनी जर्नल जी के है साइंस की, जैसे लूसेंट वगैरह हुई, तो उससे साइंस करा था। तो इसमें थोड़ा सा जो आपने ग्रेजुएशन में किया उसका भी प्रभाव कुछ नजर आता है, जैसे कि कोई बीएससी करता है, कोई बीए करता है। आपका ग्रेजुएशन में क्या था जो थोड़ा बताना चाहेंगे? तो भाई मुझे बीएससी कर रखी, साइंस से ही बीएससी कर रखी, तो उसका बस ये है, बीएससी करके जो है अपना साइंस का बेस तो पहले ही बनना था। एक रिवीजन लगना था, वो मुझे 9th 10th की एनसीईआरटी में से रिवीजन कर लिया था और अपना लूसेंट की किताब पढ़ ली थी। तो इसका भी, बीएससी का भी बहुत फायदा मिला जी। तो अगर बात करें मैथ की, एक विषय आता है मैथ, तो मैथ को आपने कहाँ से तैयार किया? कौन से यूट्यूब चैनल या आपने किसी बुक का सहारा लिया या किसी कोचिंग का सहारा लिया? आपने मैथ कहाँ से तैयार किया? मैथ के बारे में बताया आप। मैथ आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, उससे मैथ किया। उसमें एक बेसिक के लिए बहुत अच्छी है। बेसिक के लिए बहुत अच्छी है, और जो लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन है उसमें, जो वनडे एग्जाम है उसके लिए बेस्ट है आर.एस. अग्रवाल जी। और रीजनिंग का आपने कहाँ से कवर किया? रीजनिंग सब्जेक्ट होता है बहुत, रेलवे में तो बहुत हार्ड रीजनिंग कह सकते हैं हम कि आते हैं, हर ही सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड आता है। रीजनिंग का तो बस ये है, प्रैक्टिस कर ली, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर ली, कोई ज्यादा वो नहीं करा रीजनिंग का। मैथ पे ज्यादा फोकस करा तो कैलकुलेशन बढ़िया करके तो रीजनिंग तो खुद ही हो जाती है। तो क्या टिप देना चाहोगे कि किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ को किस तरीके से सोल्व करना चाहिए एग्जाम में? भाई मैथ जो है अपना कैलकुलेशन हाई होनी चाहिए, क्योंकि टाइम अब वैल्यू है टाइम की। टाइम जितना कम लगेगा इतना ही पेपर अच्छी तरह होगा, इतना ही हम अच्छी तरह पढ़ सकेंगे पेपर को। बस अपना टाइम घटाओ और मैथ बढ़िया करो अपना। तो कितने क्वेश्चन, अगर हम आपकी याद हो, आप बता सके कितने क्वेश्चन आप मैथ के करके आए थे वहाँ?
जो तो बड़े भाई, अच्छे से हो गए आपके? मैथ के लगभग मैं सारे क्वेश्चन कर दिए थे, दो तीन थे जो मतलब जिनकी लैंग्वेज हार्ड थी और बड़े थे, टफ थे, में मुझे बाद में छोड़ दिए थे ऐसे कि क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, उन्हें बाद में प्रैक्टिस करना चाहिए, ये हाँ, सजेशन। तो मैं बाद के लिए छोड़ दिए थे, छोड़े तो थे 5-6 क्वेश्चन, तो उसमें तो तीन तीन तो हुए ही थे, 3-4 हो गए थे बाद में। तो मैथ के जो बड़े क्वेश्चन थे मैं छोड़ दिए थे, जो इजी थे मैं कर लिए थे। तो जो एक इसमें पोर्शन आता है करंट अफेयर और जीके का, तो पहले तो आप जीके के बारे में बताओ, जीके कहाँ से कवर की? क्योंकि जीके में बहुत सारा पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आते, वो महारत कहाँ से हासिल किया आपने और कितने नंबर आपके जीए में, अगर आप बता सके तो? जीके में लूसेंट की किताब जीके की पढ़ी थी, ज- बिल्कुल बेस्ट किताब लूसेंट ही है जीके की। और जो करंट अफेयर को पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नंबर बना होगा कोई वो बुक ऐसी वो जो आप बोलना चाहे? करंट अफेयर की बुक पढ़ो, स्पीडी पढ़ी भाई, स्पीडी से ही मेरी सारी करंट अफेयर हो जाती थी। मैं जितने भी एग्जाम दिए, अभी एनटीपीसी का प्री निकला था मेरा, वो भी मुझे उससे ही करा था, स्पीडी से और इससे लूसेंट से। एनटीपीसी का प्री भी इन्हें निकाला है, बड़ी उपलब्धि है। और जो आपने जीएस का पोर्शन था, उसमें वो कैसे कवर किया आपने सारा? किसी यूट्यूब का सहारा लिया या आपने किसी बुक को ज्यादा पढ़ा? वो थोड़ा बताए कि एक जीके का भी बड़ा पोर्शन होता है ऐसे बड़े एग्जाम के लिए। भाई जीके तो एक ही सहारा था मेरा, लूसेंट ही रट रहे थे, पढ़े थे भूल जाते, फिर पढ़े थे फिर भूल जाते, बस लूसेंट ही रटनी थी। मेन जो बुक थी मेरी लूसेंट ही थी, और जो टॉपिक लूसेंट में नहीं थे, जो मतलब स्टैटिक अब जीके के स्टैटिक जीके नई नई जीके आ जैसे रही जो मंदिर अब, हुए, हाँ अब पूछ रहे, उसके मुझे अलग से नोट्स बनाए थे यूट्यूब से। मैं यूट्यूब से भी तैयारी की है इन्होंने, उन्होंने सारे मटेरियल का निचोड़ निकाला है। और अंत में थोड़ा बात करना चाहेंगे, ये तो चलो स्टडी मटेरियल की बात की हमने, तो तैयारी जब आप करते थे तो मॉक टेस्ट का कितना अहम रोल मानते हो आप? भाई मॉक टेस्ट का तो सबसे ज्यादा अहम रोल है। मैं जब पेपर मेरा डेट आ गई थी पेपर की, तो मैं तो फिर मॉक टेस्ट ही देने लग गया था, मॉक टेस्ट। और फिर उनका रिवीजन और उनका मतलब क्या क्या कमी रही, मॉक टेस्ट दे के एक एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उससे ही हमारी कमी का पता लग सके कि हम हमारा कहाँ पे मिस्टेक रही। तो मॉक टेस्ट में कितने नंबर उस समय जब आप तैयारी कर रहे थे में आ रहे थे, तो उसके बारे में बताएं, आप कितना नंबर स्कोर कर पा रहे थे? शुरू में जब मैं मॉक टेस्ट देता था, जब मेरी तैयारी भी कम थी, तो मेरे आ जाते 60 नंबर आ जाते, 60 के लगभग, 60 65 जब जब पेपर पास आता गया तो फिर 70 80 85 तक पहुंच ये गए थे। कैसे बढ़ाया आपने 60 से 70 तक? ये कैसे आप उसका एनालाइज करते थे या उसके टॉपिक पढ़ के उन्हें अलग से तैयार करते थे? कि ये है ना कि बच्चे का एक स्कोर पे जाके आगे नहीं बढ़ता, कितनी मेहनत करते रहते हैं, तो उसमें क्या अलग करना चाहिए कि थोड़े नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो? मॉक टेस्ट जब देखता था, जब मुझे लगता था कि नंबर कम आए, तो फिर मैं अपने टॉपिक देखता था। मैं जो मेरे टॉपिक मैथ के टॉपिक वीक रहते थे, क्या कमी रही, टाइमिंग की क्या दिक्कत रही, और जीके में क्या स्कोर रहा मेरा, रीजनिंग में क्या रहा, तो मैं उन पॉइंट को लिख लेता था एक कॉपी पर। और जब उस पॉइंट को लिख के फिर मैं उन पॉइंट पर अपनी वीकनेस पर काम करा मुझे, और फिर मतलब नंबर इंक्रीज हुए, नंबर बढ़े, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़िया कॉन्फिडेंस बन गया था। जब पेपर आया पास, तो लग रहा था कि ये तो क्लियर हो ही जाएगा। तो जैसे कि मॉक टेस्ट लगाते हैं, कोई एग्जाम होता है, तो उसमें टाइमिंग का खेल होता है, कितने टाइम में इतना करना है, इतने में मैथ करना है, क्या आपने ऐसा कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी थी? मेरा ज्यादा फोकस था जो वो मैथ पे ही था। मैं क्योंकि हमारी टाइमिंग जो है वो मैथ और रीजनिंग ही घटा सकती है। मैथ और रीजनिंग की मैं बहुत प्रैक्टिस करने लग गया था जब पेपर आया, क्योंकि रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, ये अगर फंस जाएं तो टाइमिंग की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, पेपर में सारा बैलेंस बिगड़ जाता है पेपर का। तो इस वजह से मैं मैथ और रीजनिंग की बहुत फोकस करता था। और जीके का तो ऐसा है, जो मतलब पढ़ा रखा याद है लगा दिया, ठीक है, जीके तो जल्दी हो जाती है। जीके और साइंस के भी न्यूमेरिकल थे, उन पर बहुत प्रैक्टिस करी, और मेन फोकस जो था वो मैथ और रीजनिंग पे ही था। जब जो भी स्टूडेंट है जब टेस्ट लगाते हैं तो देखते हैं इसमें बहुत सारे निगेटिव मार्क्स आते हैं, उन निगेटिव गलत कर देते हैं, तो उस गलती को कैसे सुधारे कि कम से कम निगेटिव हो? तो उसके लिए क्या कुछ खास आपने किया? निगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा रोल है सभी कंपटीशन एग्जाम में। निगेटिव मार्किंग में कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 50% हो, 2 तो कट ही जाते हैं, तो मैं 50% वाले ही अधिकतर लगाता था। लेकिन जो 3 में डाउट हो जाता था, फिर मैं वो नहीं लगाता था। मेरे पूरे
सारे पेपर के 9 क्वेश्चन गलत हैं। निगेटिव मार्किंग मतलब जो मेरा स्कोर रहा था उसमें 9 क्वेश्चन मेरे गलत थे और मेरे सब राइट थे। तो कितना कोर्स वो स्कोर रहा था आपका ग्रुप डी में? मैं 80 क्वेश्चन कर गया था और मेरे कट के 9 क्वेश्चन गलत हो गए थे। निगेटिव मार्किंग कट के 68 के नंबर लगभग बैठे थे और नॉर्मलाइजेशन हो गए, ये नंबर मेरे 76 हो गए थे भाई। इस प्रकार से इनका सिलेक्शन हुआ और आगे की तैयारी भी चल रही होगी। हाँ। आपने बताया कि भी थोड़ा कि आप टीचिंग की भी कुछ तैयारी कर रहे थे, उसके बारे में बताएं थोड़ा। मैं बीएड करी थी अभी पिछले साल बीएड करी। तो जब मैं बीएड में था सेकंड ईयर में, जब भी मुझे सीटेट यूपी टेट सब क्लियर हो गए थे मेरे, कि भर्ती आएगी। तो भर्ती अब सरकार निकालती नहीं, टीचिंग के लिए तो बहुत दिक्कत करती है। तो अब मेन फोकस जो है टीचिंग पे ही रहेगा। आगे जो आने वाले सुपर टेट का एग्जाम होगा, अब मेरा मेन फोकस टीचिंग पे ही है। जी हाँ, अब इन्होंने सी टेट कर दिया, यूपी टेट कर दिया और टीचिंग में भी इन्हें महारत हासिल है एक प्रकार का। और ग्रुप डी में अभी एक गवर्नमेंट हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, इस पोस्ट पे आप जा रहे हो। थैंक यू सौरभ भाई। जी हाँ, देखो सुमित जी ने हमें बताया कि किस प्रकार ग्रुप डी के एग्जाम के लिए उन्होंने तैयारी की और उस समय उन्होंने किस प्रकार का स्टडी मटेरियल रखा, मॉक टेस्ट हो या उनकी तैयारी का जो सिस्टम था उन्होंने बताया। और जैसे कि बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे हो या उसको, तो कितने साल में, अगर आपके हिसाब से माने तो कितने साल में एक एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, उसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? कंपटीशन का एग्जाम जो है वो लगभग 2 साल तो लग ही जाते हैं सिलेबस को समझने में, टाइमिंग बनाने में, और 2 साल तो लग ही जाते हैं। तो कुछ पेपर की डेट नहीं आती ऐसे, मतलब 2 साल तो लग ही जाते हैं। 2 साल में बढ़िया तैयारी हो जाती है। तो जो इस समय हमारी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ ग्रुप डी के एस्पिरेंट होंगे जो आगे जो भर्ती आएंगी उनमें तैयारी करेंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए उन्हें? मैं तो यही कहूँगा कि भाई मेहनत करते रहो, अपनी मैथ पर पकड़ बनाओ, जीके बढ़िया करो, अपनी साइंस अच्छा करो, अपना सिलेबस के हिसाब से अपनी स्टडी करो और बस मेहनत करो। और जो एक सबसे बड़ा रोल होता है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं, और ऑनलाइन कोर्स और सेल्फ स्टडी, तो आप इन दोनों को कैसे देखते हो कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा बेटर है? ये सबका अलग अलग कुछ होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ऑनलाइन कोर्स की भी अलग ही है। जो नए बच्चे आते हैं मैं भाई उन्हें कुछ मतलब पता नहीं रहता, ऑनलाइन कोर्स भी न्यू बनाते हैं एक कंपटीशन की। तो जो ऑनलाइन कोर्स खरीदता है वो भी ठीक है, लेकिन जो मेन काम करता है, जो मतलब स्कोर कराता है, वो सेल्फ स्टडी कराती है। भाई सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन तो प्रैक्टिस ही है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा स्कोर होगा। बने रहिए वीडियो में और आपको ऐसे ही इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे और रोचक तथ्यों से जुड़ी वीडियो दिखाते रहेंगे कि कैसे आप तैयारी को अपनी उठा सकते हैं। और पिछली बार हमने एसएससी जीडी पे वीडियो बनाई थी, आज ये ग्रुप डी की तैयारी पे आपको वीडियो दिखाई, तो ऐसे ही हम विश्लेषण लाते रहेंगे। तो आप सौरभ टाल्क वाले चैनल को देखते रहिए।